मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। जो करंट डायरेक्शन के फ्लो के कारण अलग अलग फिगर में अलग अलग रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आता है उस पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन शायद हम करा चुके थे, आज हम उसी क्वेश्चन को मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये सिलेंडर है, यहाँ पर इस तरीक़ा से आप मान लीजिए कि ये आपके पास इस तरीक़ा से सिलेंडर है, ऐसे इस तरीक़ा से आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है। और इस सिलेंडर में हुआ क्या है कि ये हायर पोटेंशियल है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि ये करेंट का जो डायरेक्शन का जो फ्लो है वो इस तरीक़ा से है। इसका रजिस्टिविटी रो दे रखा है और इसका जो अपना रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आर दे रखा है। सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस जो है वो आपका आर दे रखा है। स्मॉल आर मान लीजिए, ए भी मान लीजिए, क्योंकि आर तो हम रेजिस्टेंस में यूज करने वाले हैं। तो बोला गया कि बताइए कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब ये से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रो एल अपॉन एरिया। क्या पढ़े हैं, आर इक्वल टू पढ़े हैं रो एल अपॉन एरिया पढ़े हैं, जिसमें एल क्या होता है तो जो करेंट के डायरेक्शन में होता है। तो ये वाला दूरी आप ले लीजिए, ये दूरी मान लीजिए बी, इस तरीक़ा से मान लेते हैं। तो करेंट का डायरेक्शन ऐसे है, बिल्कुल सही है। तो करेंट के डायरेक्शन में जो होता है उसको हम लेंथ कंसीडर करते हैं, और करेंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया को कंसीडर करते हैं, है ना। ये यहाँ से आप मान लीजिए इस तरीक़ा से है, तो करेंट का अगर डायरेक्शन ऐसे है तो ऑब्वियस एरिया ये वाला हो जाएगा, क्योंकि करेंट का डायरेक्शन इस तरीक़ा से आ रहा है तो क्या एरिया ये वाला हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से R बराबर रो एल का वैल्यू कितना हो गया B, और एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीक़ा से आपका सेकंड सवाल हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे काम करते हैं, ठीक है। क्या होता है नेक्स्ट सवाल पे हम क्लियर करेंगे कि देखेंगे और कैसे कैसे सवाल रेजिस्टेंस में जोड़ा जाता है। रेजिस्टेंस का सवाल हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। जैसे जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट आपका चेंज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसमें कि देखिए ये सिलेंडर आपका है, इस तरीक़ा से आपका ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, छोटा बड़ा दोनों बनाना इस तरीक़ा से। और ये एक और आ गया, हॉलो सिलेंडर है, ऐसे देख लीजिए ये हॉलो सिलेंडर है ऐसे, और एक और ऐसे बना लीजिए। आपका हॉलो सिलेंडर है, मटेरियल बस इसमें है और इसमें है, बीच में हॉलो है, ठीक है। ये एक्सिस है, और इसमें बता दें आपका जो इनर रेडियस होगा वो ए होगा, एंड आउटर रेडियस होगा वो बी होगा, और ये जो दूरी होगा वो एल होगा। और इसका रेजिस्टिविटी रो है, और हायर पोटेंशियल इधर है एंड लोअर पोटेंशियल इधर है। तो हमेशा आपको पता होगा कि जो करेंट का फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है। ये बात तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीक़ा से मतलब करेंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। अगर नहीं भी पता हो तो जान लें, और ये धीरे धीरे अपने आप में समझ में आ जाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो हो जाएगा क्या इस तरीक़ा से होगा। तो बीच में तो मटेरियल नहीं है तो यहाँ से करंट थोड़ी ना फ्लो करेगा, जहाँ जहाँ से मटेरियल है वहाँ से फ्लो करेगा। मतलब यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा। मतलब करंट का जो फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा, लेकिन वहाँ पर ही होगा जहाँ पे आपका मटेरियल अवेलेबल होता है। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको निकालना फिर से वही है फॉर्मूला, आर इक्वल टू क्या यूज करना है, रो एल अपॉन एरिया है। तो रो एल का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, एल ही है, और एरिया आप देख सकते हैं कि एरिया करेंट के डायरेक्शन के एलोंग लेंथ होता है, और करेंट के डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर होता है वो एरिया होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना बहुत आसान है, देख लीजिए पाई टोटल एरिया पहले निकाल लीजिए, जिसमें बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस में
ये जो हॉलो टाइप का एरिया है उसको घटा दीजिए। जैसे ये टोटल एरिया निकाल लीजिए, लेकिन इसमें तो ये वाला मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इस मटेरियल वाला का जो एरिया होगा आपका वो घटाना पड़ेगा आपको। तो देखिए हम यहाँ पे घटा दिए हैं, क्लियर है। तो देखिए आपका ये रेजिस्टेंस निकल गया। बस एक बेसिक फंडा सा याद रखना है भाई। क्या बेसिक फंडा है? सिंपल सा, करंट का डायरेक्शन में हम लेंथ लेते हैं और करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया लेते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मजा आने वाला है, अब थोड़ा सा हम लेवल को चेंज करके आपको चलेंगे। जैसे कि इसमें लेवल क्या चेंज होगा, अभी तक के अगर देखा है इसको में फील कराते हैं हम आपको, ताकि अगले सवाल में आपको इस प्रकार से दिक्कत ना हो अगर फील कराने लगे तो। देखिए अगर आप इस सेक्शन का बात करें या फिर इस सेक्शन का बात करें या फिर इस सेक्शन का बात करें या फिर कहीं भी आप करंट को बीच में ऐसे काट के देखिए, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया आपका है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। देखिए अगर हम आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर ही बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे हम यहाँ पर भी पूछेंगे तो वही बोलेंगे, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई कितना बोलेंगे, सॉरी पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। यहाँ पर भी एरिया वही है, यहाँ पर भी एरिया इस सेक्शन में आप काटिएगा तो इस तरीका से ही निकलेगा और एरिया उतना ही होगा, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो आप कहीं पे भी देख लीजिए एरिया में बदलाव नहीं आ रहा है या फिर लेंथ में भी बदलाव नहीं आ रहा। तो जब तक एरिया और लेंथ में बदलाव नहीं आता है तब तक डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। लेकिन जैसे ही एरिया में आपका चेंजिंग आता है आपको फिर बदलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, बनाने का तरीका चेंज करना हो। आपको पता है कि ये कैसे बनाते हैं। याद कीजिए कि जब भी वेरिएशन जैसा चीज़ आता है हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। चलिए हम उस पर भी आते हैं। सेम फिगर है एकदम, क्वेश्चन में कोई सेम डाटा, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग क्या आया इसमें कि हायर पोटेंशियल इस बार क्या होगा, अंदर होगा, और लोअर पोटेंशियल इस बार किधर होगा, बाहर होगा। मतलब फ्लो ऑफ करंट जो होगा अब थोड़ा सा अलग तरीका से होगा। अभी किनारा पे था, साइड में था करंट का जो फ्लो हो रहा था, अब करंट का जो फ्लो होगा अब साइड में नहीं होगा। किस प्रकार से होगा समझाते हैं। क्या हायर है तो हमेशा करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ होता है, वो ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा। जो करंट का डायरेक्शन होगा, जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से, डायरेक्शन का जो फ्लो होगा कुछ इस प्रकार से होगा आपका। देखते जाइए, इस प्रकार से आपका फ्लो ऑफ करंट का जो फ्लो होगा इस तरीका से होगा। मज़ा आने वाला है भाई इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है जो पहले वाले क्वेश्चन कराए उससे। आप हो सकता है तो आप ट्राई करके भी देखें, थोड़ा सा बनाएं, फिर आप पॉज करके पहले बना लें, फिर आप इस सॉल्यूशन देखें। इसका एक और व्यू दिखाते हैं और उस व्यू से थोड़ा सा फील कराते हैं। इसका हम साइड व्यू ले रहे हैं, तो साइड व्यू आप देखिएगा क्या होता है, कुछ इस तरीका से आपको नजर आएगा, जिसका इंटरनल रेडियस ए है एंड एक्सटर्नल रेडियस बी है, और ये आपका मटेरियल है, और आपका हायर पोटेंशियल अंदर है और लोअर पोटेंशियल बाहर है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है आपका कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए ऐसे, ये है आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। तो इस तरीका से आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट का जो फ्लो है वो इस तरीका से है। अब इसमें डायरेक्ट आप नहीं यूज कर सकते हैं फॉर्मूला R इक्वल टू ρl अपॉन एरिया, ये आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं इस बात को हम बताते हैं कि क्यों नहीं कर सकते हैं आप। कारण क्या है, जैसे सोचिए कि अभी हम क्या बताए थे कि एरिया जो होता है हम कौन सा एरिया लेते हैं, एरिया कौन सा लिया जाता है। आपको हम बताए थे कि एरिया जो होता है वो करंट के डायरेक्शन के फ्लो के जो होता है उसके परपेंडिकुलर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाता है। तो आप देखिए कि क्या ये करंट इस डायरेक्शन में है तो एरिया क्या इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वाला। देखिए भाई करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे है तो क्या उसके परपेंडिकुलर एरिया ये वाला हुआ ना, ये जो हुआ अपना गोला वाला। क्योंकि रेडियली आउटवर्ड करंट निकलेगा तो ऑब्वियस ये सरफेस इसका परपेंडिकुलर होगा, ये सरफेस इसका परपेंडिकुलर होगा, ये सरफेस इसका परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब एरिया क्या ये वाला लिया जाएगा, देखिए ये वाला। चलिए हम आपके हिसाब से हम मान के चलते हैं, कुछ गलत ही बना के चलते हैं, फिर उसको हम सुधारेंगे।
जैसे ये रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं और आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरीक़ा से कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए रो है और एल है, एल अभी ले लिए आपके हिसाब से, और एरिया ले लिए कितना पाई ए स्क्वायर ले लिए। देखिए कैसे इस सेक्शन को हम अगर मान के चलेंगे तो आपके हिसाब से करंट अगर ऐसे जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना रहता है, तो परपेंडिकुलर वाला एरिया पाई ए स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर हम ये भी बताए थे कि देखिए अगर हर सेक्शन पे एरिया बराबर होता है तब ऐसा लिखा जाता है, लेकिन सोच के देखिए कि अगर हम इस सेक्शन पे गए, अब हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, या थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पर का एरिया तो हो गया, जस्ट यहाँ पर का भी एरिया वही आना चाहिए, मतलब इसको हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एरिया वही आना चाहिए। तो अंदर का एरिया, अंदर का ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको और हम अच्छा से सुधारते हैं, ये वाला चीज़ गलत लिख दिए, अगर ये भी होगा तो ये एरिया ये नहीं होगा, ये सर्किल थोड़ी ना है, ये क्या है देखिए दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ये क्या है, ऐसे सिलेंडर है, ये अंदर तक गया हुआ है, तो अंदर का पूरा कर्व सरफेस एरिया आएगा इसका, ये जो है ना ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा फील कम आएगा है ना, लेकिन आप दिमाग लगाइएगा तो फील आना स्टार्ट हो जाएगा। कि जैसे देखिए ये इसी चीज़ का ये सिर्फ साइड वाला व्यू यहाँ पर उतार दिया गया, तो आपको यहाँ से दिखेगा कि अगर करंट ऐसे जा रहा है तो एरिया पर सरफेस एरिया ही आएगा, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर यही वाला आ रहा है, तो ये सरफेस एरिया टोटल आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जब आप लिखिएगा तो क्या होता है 2 पाई ए इंटू एल होता है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, क्या आपका जो रेडियस था वो ए है कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा तो आपका एरिया का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब करंट के फ्लो के डायरेक्शन में हर सेक्शन में एरिया का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले हम एरिया को हम चेंज नहीं होने देंगे, मतलब हम पहले तो नंबर ये गलत है, ये इस टाइप का बनेगा ही नहीं सबसे पहला बात, क्योंकि हर सेक्शन में एरिया का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो कैसे बनेगा, तो एलिमेंट लेकर बनेगा। कैसे बनेगा, एलिमेंट लीजिए, तो एलिमेंट लेकर बना सकते हैं। कैसे एलिमेंट लेकर बनाया जा सकता है, देखिए है ना, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। कैसे एलिमेंट लेकर बनाते हैं आपको दिखेगा। जैसे सोचिए यहाँ पर क्या करना है, एलिमेंट कैसे लेंगे, तो हम क्या करते हैं कि हमारा एरिया वैरी कर रहा था, तो हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे एरिया वैरी ना करेगा। तो हम कहते हैं क्या कि यहाँ से x दूरी पर जाके देखिएगा, x दूरी पर जाके एक छोटा सा dx का एक छोटा सा dx विड्थ का हम सरफेस, यहाँ से dx विड्थ का एक छोटा सा dx विड्थ का हम ऐसे काट लेते हैं, एक एलिमेंट काट लेते हैं। ये जो है हमारा वो एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है ना। और ये कैसा एलिमेंट है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, याद रखिएगा ये कैसा है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल एलिमेंट है भैया, x दूरी पर जाकर छोटा सा dx पे काटा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं कि ये सामने से सिर्फ ये कट कर ये अंदर तक है, जैसे यहाँ पर कट के ऐसे ये अंदर तक कटा हुआ है, अंदर तक है। ऐसा क्यों किए सर आप, देखिए जो x यहाँ पर है ये वाला रेडियस, वही x यहाँ पे मानेंगे। कहने का मतलब जो एरिया इस पूरा सेक्शन में मानेंगे, ये वाला नीचे वाला में ये वाला में, वही एरिया यहाँ पे मानेंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में एरिया का वेरिएशन नहीं है। तो क्यों ना हम पहले इस छोटे से, इस पतले से, इस एलिमेंट के कारण रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि एरिया उतना के लिए वैरी नहीं कर रहा। ऐसा क्यों किए ये आपको भी पता है, अभी थोड़ा देर हम पहले भी समझाएं कि हर सेक्शन में एरिया हमारा चेंज कर रहा था, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो जिसके लिए हम एक एलिमेंट लिए, उस एलिमेंट पे पहले काम किए, क्योंकि उस एलिमेंट पर रेजिस्टेंस जो है आपका एरिया जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस फॉर अ स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या होगा, देखिए रो एल बटा एरिया। अब सोचिए एल क्या होगा, अब हम पूरा का बात तो नहीं कर रहे हैं, अब हम छोटा सा बात कर रहे हैं, छोटा सा का। तो देखिए एल क्या होगा, तो करंट के डायरेक्शन में जो लेंथ होता है उसको एल कहते हैं। तो देखिए करंट के डायरेक्शन ये है, देखिएगा करंट का डायरेक्शन है कि नहीं है, तो क्या ये वाला छोटा सा लेंथ एल हो गया,
तो एल कितना हो गया dx। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? सोचिए एक बार फिर से वापस समझा रहे हैं। क्या करंट के डायरेक्शन में एल होता था? क्या करंट इस तरीका से फ्लो कर रहा है? हाँ सर। तो करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो ये वाला क्या होगा? क्या यही लेंथ में कंसीडर होगा dx? हाँ वही dx ए हो गया। एरिया क्या होगा? तो एरिया इसके सरफेस, क्योंकि करेंट के परपेंडिकुलर तो अंदर वाला टोटल एरिया अंदर तक के, तो वो कितना हो जाएगा 2πx और इंटू लेंथ l। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का सबको पता है। सोच लीजिए ये अंदर का जो कहानी है, ये वाला जो अंदर का है, ये यहाँ पर का एरिया निकालना है, यहाँ का एरिया सेम है, तो यहाँ का एरिया क्या होगा? तो एरिया सामने थोड़ी ना निकालना है। वो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट एक जगह थोड़ी ना है, ये तो चारों तरफ है ना, ऐसे ऐसे निकल रहा है। तो उसके परपेंडिकुलर पूरा कर्व सरफेस होगा ना। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर है तो 2πx l हो जाएगा। और ये एक छोटा सा के लिए हुआ, क्या टोटल के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि छोटा पूरा के लिए क्या हो जाएगा, r बराबर रो, नीचे कॉमन हो जाएगा 2πl, यहाँ से dx बटा x, और कहाँ से कहाँ, a से b हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो यहाँ पर होगा क्या होगा, तो रो बटा 2πl और 1 बटा x का क्या इंटीग्रेशन होता है, ln x होता है, a से कहाँ b होता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, हम ये थोड़ा सा फिगर में टार रहे हैं ये वाला। चलिए देखिए यहाँ पे ए वाला जो आ जाएगा रेजिस्टेंस, वो आ जाएगा रो बटा 2πl और ln, पहले लिमिट रखिए b और बाद में लिमिट हो जाएगा a। और लॉग के प्रॉपर्टी से आप लोग जानते होंगे कि ये वाला क्या होगा, ln b बटा a। तो देखिए आपका रेजिस्टेंस ये आ गया। ये थोड़ा सा टफ है और ये समझना पड़ेगा, हम पहले भी बता चुके हैं। ये वो चीज़ है जैसे आपको बताया ना कि अभी एरिया, इससे पहले क्या था, एरिया हर क्रॉस सेक्शनल पे हर सेक्शन पे सेम था, तो डायरेक्ट फार्मूला रो एल अपॉन एरिया लिख रहे थे। यहाँ पे हर सेक्शन पे आपका सेम नहीं आ रहा था। तो ऐसे केस के लिए याद कर लीजिए कि पहले हम एरिया को रोक लेते हैं और उस छोटे से एलिमेंट पर पहले काम कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन करके, छोटे छोटे पहले पार्ट को कर लेते हैं। हमेशा से याद पता है कि जहाँ भी वेरिएशन जैसा चीज़ आता है वहाँ पे हम पहले एलिमेंट पे काम करते हैं, उसके बाद हम किसी और चीज़ पे जाते हैं। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन कराते हैं, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ताकि बिल्कुल ढंग से क्लियर हो सके रेजिस्टेंस पे। और रेजिस्टेंस बड़ा शानदार चीज़ है, इस चीज़ को अच्छे से समझे, अच्छे से क्लियर करे, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है कि इस बार जो है स्पेयर है, क्या है, स्पेयर है। इस बार देखिएगा ये आपका स्पेयर है, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये हॉलो स्पेयर है जिसका रेडियस a है और यहाँ पर रेडियस कितना है, b है। और ये आपका पूरा में मटेरियल अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, रजिस्टिविटी रो है। अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है। पॉज कीजिए और बनाइए, पॉज करके इसको बनाना है, फिर हम आगे का सॉल्यूशन देखना है। चलिए बना लिए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है कि अगर फिर से आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये स्पेयर है, बिल्कुल सही है। देखिए अगर यहाँ पे हायर पोटेंशियल अंदर माने हैं, हायर पोटेंशियल किधर माने हैं, अंदर, एंड लोअर पोटेंशियल इधर माने हैं, तो फिर से करंट का जो फ्लो होगा क्या हायर से लोअर की तरफ होगा और क्या आप फिर से रेडियली आउटवर्ड होगा, होगा कि नहीं होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो करंट का डायरेक्शन इधर है तो ऑब्वियस है सरफेस उसका परपेंडिकुलर ये होगा, करंट का डायरेक्शन इधर है तो सरफेस परपेंडिकुलर ये होगा, इसका मतलब ये वाला पूरा एरिया होगा।
लेकिन ये वाला एरिया टोटल कितना होगा, तो 4 पाई ए स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़िएगा क्या आपका रेडियस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और रेडियस का वैल्यू चेंज होगा तो आपका एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी एलिमेंट से ही बनेगा। तो पहले एक काम कीजिए, आपको सबसे पहले यहाँ से x दूरी पर जाके फिर से एक छोटा सा dx का एक एलिमेंट लेना होगा, और इस बार ना सिलेंडर नहीं होगा, इस बार स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर होगा। इस बार जो एलिमेंट होगा हॉलो थीन स्फीयर होगा। ये कितना लेंथ का है, dx लेंथ का है, ये एक एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है। तो हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया, दोनों जगह का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पहले हम इस एलिमेंट के लिए रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो थिन वाला कटा है स्फीयर एलिमेंट जो है, और उसके बाद टोटल के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिएगा छोटा सा रेजिस्टेंस अगर हम निकालें स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो रो लेंथ का वैल्यू फिर से आपको dx नज़र आएगा। आप देख सकते हैं, ज़्यादा समझाने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पिछले बार समझा चुके कि ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में इस एलिमेंट के लिए लेंथ तो यही होगा, तो ये dx हो गया। और एरिया कितना होगा, एरिया उसके परपेंडिकुलर, तो अंदर वाला पूरा, तो वो कितना हो जाएगा, 4 पाई x स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, a से b। तो आप देख सकते हैं रो बटा 4 पाई और dx बटा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x a से लेके b। तो देखिए पहले अगर लिमिट b रखिएगा, बाद में a रखिएगा, माइनस अंदर आ जाएगा तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो हम पहले ही माइनस हटा के पहले a ही रख देते हैं। तो रो बटा कितना हो जाएगा, 4 पाई, और ये आ जाएगा 1/a माइनस 1/b आ जाएगा। तो आपका रेजिस्टेंस ये हो गया। तो कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं इसे रेजिस्टेंस वाला से। एक और अच्छा सवाल कराते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रेजिस्टेंस का अदर फैक्टर पे। हम क्योंकि डिपेंड पढ़ रहे थे कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो उसमें ये सेकंड था, पहला डायमेंशन था, दूसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो था, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट था, और तीसरा जो था हम लोग तीसरा जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर पे पढ़ेंगे। तो सबसे रिलेट करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबसे रिलेट करके एक एक सवाल करते जाते हैं, समझते जाते हैं, और फिर मेन हम लोग सर्किट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल जो है आपका इस तरीका से है, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास इस तरीका से बाल्टी देखे होंगे, बाल्टी टाइप का कुछ इस प्रकार से है, ऐसे है, देखिएगा यहाँ पे इस तरीका से है, बाल्टी टाइप का है, इस तरीका से है, ये ऐसे है, थ्रस्टम शायद देखे होंगे, फ्रस्टम या थ्रस्टम, ऐसे 10th में हम लोग पढ़ते हैं। इसका रेडियस जो है ये b है, और इसका रेडियस जो है वो कितना है, a है, और ये लेंथ l है, और ये मटेरियल बीच में भरा हुआ है, करंट इस तरीका से ऐसे फ्लो कर रहा है। तो बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए थोड़ा सा इसमें अच्छा सवाल आ गया और मज़ा भी आता है ऐसे सवाल बनाने में, ठीक है। तो फिर से वैसा ही है, आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपका एरिया क्रॉस सेक्शनल बढ़ेगा, मतलब फिर से एलिमेंट लेके सॉल्व करना ये कंफर्म हो गया। लेकिन ये अभी जो करेंगे ये सवाल, ये पीछे वाले से सारे सवाल से ये फिर से एक अलग कॉन्सेप्ट हमको सिखाएगा। क्या सिखाएगा वो बीच में पता चलेगा। सबसे पहले आप एक एलिमेंट ले लीजिए x पे, और क्या एलिमेंट इसमें होगा, एक छोटा सा डिस्क कटेगा। देखिएगा तो ये क्या होगा, x दूरी पर जाके dx का, जिसका रेडियस है स्मॉल, और मान लीजिए ये डिस्क कटेगा। ये स्मॉल एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट जो है वो क्या है, ये एलिमेंट जो है वो डिस्क है, ठीक है ना। ये जैसे भाई ये ऐसे पूरा मटेरियल भरा हुआ है, ऐसे बाल्टी है, तो ऐसे ऐसे काटिएगा। तो भाई इसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं, तो जिससे वो वापस बन जाए। तो भाई छोटे छोटे डिस्क जो है जिसका रेडियस बढ़ रहा है वैसे मिलाते जाइएगा तो ये बन जाएगा पूरा। तो इसलिए एलिमेंट क्या होगा, डिस्क होगा। तो इस डिस्क के एलिमेंट पे हम क्या करेंगे कि पहले इस पे काम कर लेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ का एरिया सेम है, तो ये यहाँ का एरिया सेम है, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। छोटे से एलिमेंट पे पहले काम कर लेते हैं। तो छोटा सा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, छोटा सा रेजिस्टेंस रो एल कितना है dx, रो एल dx, और बटा एरिया कितना हो जाएगा भाई, तो एरिया आपका हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, करंट ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
तो ऐसा टोटल के लिए क्या डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे? थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि क्या हो गया यहाँ पे देखिए तो x भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। क्यों? देखिए अगर हम एलिमेंट यहाँ ना लेकर हम आगे लेते तो क्या x का वैल्यू भी चेंज होता और रेडियस का वैल्यू भी चेंज होता। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि अभी के पहले वेरिएशन आ रहा था, पर वेरिएशन जो आ रहा था वो सिंगल वेरिएबल आ रहा था। यहाँ पर आपका अब डबल वेरिएबल आ गया। यहाँ पर कैसा आ गया? डबल वेरिएबल आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जो दो वेरिएबल होता है वो किसी एक में हम कन्वर्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि किस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम बताए थे या तो सिमिलर ट्रायंगल इस्तेमाल कर लें या एक और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, वो हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला आपका क्या है? x है और ये क्या है? r है। यहाँ से एक लाइन जो है, ये लाइन ऐसे है, ये वाला दूरी कितना है? a है, ये दूरी कितना है? b है, और यहाँ से यहाँ दूरी कितना है? l है। हम कहते हैं इसका इक्वेशन लिख दीजिए, ये जो लाइन है ना, ये लाइन में इक्वेशन लिख दीजिए तो r और x में रिलेशन आ जाएगा। तो ये क्या रिलेशन होता है? यहाँ पर देखिएगा y इक्वल टू mx, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, y के जगह पर क्या है? r। m मतलब स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा। तो ये वाला जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ वो b माइनस ए होगा। तो परपेंडिकुलर बटा बेस, तो स्लोप हो गया b माइनस ए बटा एल इंटू एक्स, और c कितना हो गया? इंटरसेप्ट होता है तो ये c हो जाएगा a। ये ऑलरेडी आप लोग को आता है पहले से 11th में, हम ऐसा मानते हुए चल रहे हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन का आप इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखिए r और x में रिलेशन आपका आ गया, यहाँ पर r और x में रिलेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो आपका है वो r का वैल्यू पुट करने में थोड़ा ज़्यादा टफ होगा। तो क्यों ना हम x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें r के टर्म में। तो x का वैल्यू जब आप निकालिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से आप x का वैल्यू जब आप निकालिएगा, देखिएगा तो क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका r माइनस ए और इंटू हो जाएगा l, और बटा में कितना आ जाएगा? b माइनस ए बराबर आ जाएगा x। अच्छा, हमको x चाहिए कि dx चाहिए? dx चाहिए। तो भाई इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अगर आपको dx चाहिए तो एक काम कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। भाई इसको हटाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हटा दे रहे हैं ताकि और भी अच्छे से अब सारा कैलकुलेशन कर सके। पॉज करके इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे उतारिएगा। हाँ चलिए, तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई देना, यहाँ पर ये वाला, तो x के अगर हम इसको करें dx निकालना है तो यहाँ पर भी आप अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ l अंदर जाएगा बटा b माइनस ए, तो l और बटा b माइनस ए, तो r क्या हो जाएगा? dr। और इसके साथ जब जाएगा तो ये तो कांस्टेंट टर्म पूरा होगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा तो ये 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। मतलब dx के जगह आप ये पुट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम वापस पुट करते हैं। dr कितना था हमारे पास? तो रो dx और बटा पाई r स्क्वायर था, यही था ना। तो आप dx की जगह पर पुट करिए, तो dr रो dx कितना है? l बटा b माइनस ए, और dx dx के जगह पे ना पुट करना है। तो dx के जगह पर क्या पुट करेंगे? dx के जगह पर ना, हाँ देखिए l बटा बी माइनस ए इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? dr हो जाएगा, क्योंकि ये dx का वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पुट करना है, और बटा में क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, dr बराबर यहाँ पर हो जाएगा रो l b माइनस ए, और यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और रेडियस देखिएगा a से b ही वेरी कर रहा है, तो अब पाई भी बाहर हो जाएगा। तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1/r होता है। तो -1 कितना होता है? r होता है। कहाँ से कहाँ? a से b। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर करिए, देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस जो आएगा रो l बटा पाई b माइनस ए, और इसका जब लिमिट आप पुट कीजिएगा तो पहले b ना करके a कर दीजिए और माइनस हटा दीजिए, तो 1 बटा ए माइनस 1 बटा बी। अब यहाँ से क्या होगा? रो l बटा पाई b माइनस ए, यहाँ से आप एलसीएम ए बी ले लीजिए, तो b माइनस ए आएगा, कैंसिल हो गया, तो आपको दिख जाएगा रो l बटा पाई ए बी, आपका रेजिस्टेंस आ गया। ये सब डायरेक्ट याद रखना है,
एक तो बनाने का प्रोसेस तो याद रखना ही है, साथ ही साथ डायरेक्ट। और देखिए शुरू से कॉन्सेप्ट में हम चेंजिंग नहीं ला रहे हैं, हम शुरू से कॉन्सेप्ट जो है आपको वही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो शुरू में बता चुके हैं कि करंट के डायरेक्शन में हम लेंथ लेते हैं, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में हम एरिया लेते हैं, ये ही चीज़ ले रहे हैं। हाँ, अब जहाँ पर वैरी कर रहा है वहाँ पे हम एलिमेंट ले रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। तो अभी तक के क्या वैरी कर रहा था, एरिया वैरी कर रहा था, तो एरिया वैरी करा के हम लोग करा दिए। हालांकि लेंथ भी वैरी कराया जाता है, खैर उससे होता नहीं, उतना टफ आता नहीं, इसलिए उसको बता नहीं है, नहीं तो वो भी आता है, लेंथ भी वैरी कराया जाता है। तो लेंथ वैरी करने में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन चला जाता है और उतना टफ आप अभी कर नहीं पाइएगा, अभी इसी को सीखिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस को थर्ड फैक्टर पे। किन बात पर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर पे। अगला जो है आपका किस बात पे है, रेजिस्टेंस जो है डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो सिंपल सा यहाँ पर बोला गया, देखिएगा डायरेक्ट फार्मूला ये भी हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसमें भी कुछ नहीं जाना। तो जैसे मान लीजिए कि हम रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब एक एक टर्म बताते हैं, डेल्टा टी को ऐसे लिख लीजिए T माइनस टी नोट, यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर क्या बताना है, देखिए ये R क्या है, वेयर यहाँ जो है R जो है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T, ये जो T है, जैसे बोला कि किसी T टेम्परेचर पर बताएं रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इस तरीक़ा से बताना है, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा आ रहे हैं वापस, R0 क्या है, तो रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, जनरली रेफरेंस टेम्परेचर टेकिंग 0 डिग्री और 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना जी। या तो 0 डिग्री लिया जाता है या क्या लिया जाता है, 20 डिग्री लिया जाता है, ये दो लिया जाता है। अगर जनरली बात किया जाए तो कि अगर रेफरेंस टेम्परेचर हो तो क्या क्या होगा, या तो 0 होगा या तो क्या होगा 20 डिग्री आपका होगा, ये दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं। अल्फ़ा क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये क्या होता है, फॉर पार्टिकुलर मेटल एंड एट रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर मेटल के लिए है और क्या है, ये रेफरेंस टेम्परेचर पर होता है। ये अल्फ़ा जो होता है ऐसे नहीं कुछ भी हो, ये हमेशा किस पे होता है, रेफरेंस टेम्परेचर पे अल्फ़ा दिया रहता है। जब भी दिया रहेगा तो आपका रेफरेंस टेम्परेचर पे दिया रहता है। और इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको यहाँ से दिख जाएगा क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो इतना बराबर 1, तो अल्फ़ा बराबर 1 बटा टेम्परेचर, तो ऑब्वियस है ये पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका ऐसा यूनिट होता है। एंड अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फॉर पार्टिकुलर मेटल के लिए, कोई मेटल के लिए बोल दीजिए, या और एंड रेफरेंस टेम्परेचर, और किस पे होता है, रेफरेंस टेम्परेचर पर होता है ना। जो भी होगा रेफरेंस टेम्परेचर, जैसे या तो 0 डिग्री पर होगा या तो 20 डिग्री पर होगा, ये अल्फ़ा का वैल्यू जो भी गिवन होगा वो इसी जनरली जो है अपना रेफरेंस पर ही दिया रहता है अल्फ़ा का वैल्यू। तो खैर इसमें बहुत सारा चीज़ें आप देख सकते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू चेंज होता है, सीधा सीधी हमको ये दिया रहता है, आर दिया रहता है, R0 दिया रहता है, R0 दिया रहेगा, अल्फ़ा दिया रहेगा, टेम्परेचर T0 दिया रहेगा, वो बोलेगा कि इतना पे निकाल के बताएं, तो क्या हम निकाल सकते हैं। R0 क्या है, या तो 0 डिग्री होगा या तो क्या होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यही दो चीज़ होता है। तो अच्छा, इसी में सेम टू सेम आता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा जो है क्या है, कांस्टेंट है तब यहाँ पे, लेकिन कभी कभी अल्फ़ा जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T, मतलब T टेम्परेचर के अनुसार वेरी करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा होता है, यहाँ पर बस इंटीग्रेशन हो जाएगा
T1 से लेके T2 तक के, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। आपको सवाल से भी क्लियर करेंगे, पर ये हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा, आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डी टी, T1 से लेके कहाँ तक के, T2 तक के। आप यहाँ से कर सकते हैं, इस तरीक़ा से आप अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए कि क्या क्या, यहाँ पे कोई डेरिवेशन का ज़रूरत नहीं कि सर ये कैसे आया, क्यों आया, किस तरीक़ा से आया, ऐसा कोई लेना देना आपको नहीं है। यहाँ पे बस सिंपल सा जान लीजिए कि ऐसा होता है, और ये अल्फ़ा होता है, T माइनस T1 होता है। ये कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फॉर पार्टिकुलर मेटल के लिए। अलग अलग मेटल के लिए अल्फ़ा अलग अलग होगा, और ये जो अल्फ़ा दिया रहेगा हमेशा रेफरेंस टेम्परेचर पर ही दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन कराने से पहले और थ्योरी कराने से पहले हम लोग कुछ मटेरियल पे डिस्कस करते हैं। मटेरियल हमारे पास दो तरीके का, हालांकि तीन तरीके का होता है, पर दो तरीके पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि अगर हम मटेरियल का बात करें, तो हमारे पास एक क्या होता है, कंडक्टर होता है, और एक क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, एक कंडक्टर होता है और एक क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसे बोला गया कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेरा क्या रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। जो रेजिस्टिविटी क्या होता है, बोलिएगा, 2m/n² टाउ। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला 2m/n² टाउ होता है। तो आप देखिएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टर में तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड कर रहा था, क्या थोड़ा फास्ट कोलाइड होना स्टार्ट हो जाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होगा अंदर का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, और अंदर का जब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से चलने लगेगा, तो कोलिजन जल्दी हो जाएगा। तो कोलिजन जितना फास्ट होगा क्या टाइम कम लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम लगेगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब क्या, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी का कम होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, सिग्मा कमेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, रेजिस्टिविटी बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है, सिग्मा घटता है। अच्छा, अल्फा इसमें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब सोचिए, अभी आर का वैल्यू पढ़ाए थे, आर नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो देखिए अगर आर का वैल्यू बढ़ेगा, तो ये कब बढ़ेगा, जब अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा यहाँ पर, तभी तो ये बढ़ेगा। अगर अल्फा का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो ऑब्वियस है अल्फा का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑब्वियस है कि ये वाला क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर बढ़े, बोला कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में अल्फा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है कंडक्टर में, ऐसे याद रखिएगा। उसी तरीक़ा से आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है आपका घटता है, बिल्कुल घटता है। लेकिन यहाँ पर एक नया टर्म है एन। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सेमीकंडक्टर में क्या सारा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है कि कुछ फ्री होता है, कुछ होता है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा क्या आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बार क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, रिलैक्सेशन टाइम घटता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री होगा वो आपस में कोलाइड तो स्पीड होगा ही होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम तो घटेगा ही, लेकिन नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा। नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है आपका क्या होता है, बढ़ता है। और इसके कारण हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो रजिस्टिविटी हो जाएगा, सर इसको देखकर तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, घट रहा है बढ़ रहा है, नहीं। यहाँ पर एन जो है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि एन जो है ज़्यादा बढ़ता है टाउ से। ये कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जितना एन बढ़ता है, एन जो बढ़ता है वो ज़्यादा बढ़ता है टाउ से, जितना घटता नहीं है उससे कई ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब एन बढ़ने का मतलब रो का वैल्यू क्या होना, घटना। तो रो घटना मतलब सिग्मा का वैल्यू बढ़ना, एंड आर का वैल्यू क्या होना, घटना, क्योंकि आर क्या होता है,
रो एल अपॉन एरिया होता है। मतलब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस घटेगा, घटने का मतलब क्या हुआ, क्या ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए, मतलब अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आप कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी आता है, अब क्वेश्चन कैसे इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा सा चीज़ और है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट सोच सकते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड बता देते हैं, बाकी कोई डेरिवेशन इसमें ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे अल्फ़ा निकालना है, तो ऐसा मान लीजिए कि R1 जो दिया हुआ है एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड यहाँ पर R2 जो दिया हुआ है एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड अल्फ़ा, ऐसे। यहाँ पर जनरल चीज़ जो रेफरेंस था उस नहीं दिया, डायरेक्ट R1 R2 के टर्म में दिया है। तो इसमें दो तरीका से निकाला जाता है अल्फ़ा। डायरेक्ट देखिएगा R2 माइनस R1 बटा R1, यहाँ पर T2 माइनस, सॉरी यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, R2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। देख लीजिएगा, अगर ये अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव आया तो समझिए कंडक्टर है, अगर अल्फ़ा का वैल्यू नेगेटिव आया तो समझिए कि सेमी कंडक्टर है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो फॉर्मूला लाया गया है बस ये बताते हैं, ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से लाया गया है, बाय यूजिंग बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से। बट इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखा जाता है, R2 माइनस R1, यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, T2 R1 माइनस T1 R2, ठीक है। ये क्या है, ये जनरलाइज है, अधिकतर टाइम्स ये जब तक बोला नहीं जाए क्वेश्चन में कि बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ नहीं करना है, तब तक हम ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल है, बट ये जनरली हम लगभग टाइम्स इसी को इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, पर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है, जैसे कुछ नहीं बोला है तो आप ये वाला यूज कीजिए, लेकिन जैसे ही बोल दिया तो हम ये वाला यूज करेंगे। वो उसमें लिख देगा कि कोई अप्रॉक्सीमेशन आप यूज़ नहीं करना है, तब हम ये करेंगे, बट कुछ नहीं बोला है तो ये यूज करना है, अलग अलग टेम्परेचर पे दे रखा है। तो इसका डेरिवेशन है, पर फिर से बता रहे हैं इसका डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं। अगर आप चाहते हैं तो ऑब्वियस है सिंगेज का बुक देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ये सीधा सीधी मिल जाएगा, इस तरीका से डेरिवेशन। क्लियर है? चलिए चलिए आगे का कहानी हम लोग कर लेते हैं। इसमें अब जो करना है हमको, देखिए जैसे कभी कभी होता है कि एट यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर R0 दे रखा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर क्या दे रखेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर लगभग 0 डिग्री ही पर रहता है। एंड यहाँ पर जो R दे रखा है एट T डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब अल्फ़ा क्या होगा, तो हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, R0 1 प्लस क्या होता है, अल्फ़ा डेल्टा T। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि R माइनस यहाँ से होगा R0 और बटा में क्या हो जाएगा, डेल्टा T बराबर क्या होगा, अल्फ़ा। लेकिन डेल्टा T में भी क्या लिख सकते हैं, T माइनस 0, तो यहाँ से 0 कैंसिल, तो डायरेक्ट अल्फ़ा निकल सकता है। कब, जब रेजिस्टेंस 0 पर दे रखा हो, R0 दे रखा हो, मतलब अल्फ़ा का फॉर्मूला डायरेक्ट R माइनस R0 बटा T। अच्छा, इसको केल्विन में चेंज नहीं कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी 0 डिग्री के साथ किया गया है, तो केल्विन में दोनों को चेंज करना पड़ेगा, तो वो 273 कट के यही आ जाएगा, तो डिग्री में दिया रहेगा तो डिग्री में ही पुट कर देना है, तो R माइनस R0 बटा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। क्लियर हो गया? चलिए, तो बाकी के अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेट करके क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, और बाकी का जो है अब हमारा बेसिक जो है फंडामेंटल जो है हमारा रेजिस्टेंस जो रिलेट करके है वो ख़त्म हुआ। बाकी के जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग चालू करेंगे कि क्या होता है। जैसे हम इस करेंट पढ़ रहे थे, तो करेंट किस में पढ़े, कंडक्टर में। अब कंडक्टर में क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये पढ़ें। अब उस रेजिस्टेंस को कहाँ पे
पे अप्लाई करेंगे? तो एक सर्किट में अप्लाई करेंगे। तो जब सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या जरूरी पड़ेगा, जैसे कि हमको बैटरी जरूरी पड़ेगा, कई टर्म होगा, सोर्स होगा, लोड होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ होगा, नया नया टर्म अगले क्लास में सीखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले क्लास में होगा क्लास। ठीक है, तो अब बाकी के अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।